हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सब जानते हैं हमने स्टार्ट कर दिया है मुगल डायनेस्टी। हमने समझा था बैटल ऑफ वन में, बैटल ऑफ पानीपत जो नाम से कहलाता है, बाबर पानीपत में कैसे इब्राहिम लोदी को हरा के मुगल डायनेस्टी सेटअप करता है। उससे पहले हम एक ब्रीफ समराइज कर लेते हैं जो हमने अभी तक पढ़ा है। पिछले हमने पढ़ा था हुमायूं के बारे में, उसके पहले वीडियो में हमने पढ़ा था बाबर के बारे में। एक जिस्ट में समराइज कर लेते हैं। जब बाबर आया था पानीपत वन में, वो हरा के कॉन्सोलिडेट करता है अपना एरिया। सेकंड बैटल खेलता है बैटल ऑफ खनवा में राणा संगा के साथ, फिर चंदेरी लड़ता है, फिर बैटल ऑफ घाघरा लड़ता है। वो 4 ईयर रूल में मुगल एम्पायर को एक कंसोलिडेट कर देता है 4 ईयर में। उसका पीरियड बहुत शॉर्ट होता है, वो किसी इलनेस के कारण उसकी डेथ हो जाती है। आप एरिया देख सकते हैं, इतना एरिया कंसोलिडेट करके चला गया था बाबर, जो कि 1530 में उसकी डेथ हो गई। फिर आता है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर हुमायूं। हुमायूं को जैसे मैं पिछली वीडियोज में बताया था, वो 10 ईयर रूल इनिशियली तो बहुत अच्छा रूल करता है, पर शेर शाह सूरी जो अफगानी था उसके लिए बहुत चैलेंज क्रिएट करता है। उसको बैटल में हराता है, बैटल ऑफ चौसा जो 1539 में हुआ था, और बैटल ऑफ कन्नौज जो बिलग्राम के भी नाम से जाना जाता है, उसमें इसको हरा के इसको देश छोड़ना पड़ता है। और ये हेल्प लेता है ईरानियन डायनेस्टी की। जब ये मर जाता है शेर शाह सूरी और उसके अपने बेटे को थ्रोन में बैठा रहता है, तो 1555 में वो फिर से अपना थ्रोन रिगेन करता है सफविद डायनेस्टी के जो ईरानियन थे उनकी हेल्प से, और एक ही साल में विद इन 6 मंथ वो उसकी डेथ हो जाती है। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर आता है अकबर द ग्रेट, जो इसको हम इलिटरेट भी बोलते हैं। हमें आप समझेंगे इस वीडियोज़ में कि ये ग्रेट कैसे बना है, इलिटरेट होते हुए भी क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए एक राजा में ताकि वो ग्रेट कहला सके। आप एरिया देखेंगे, बाबर से बड़ा है, हुमायूं से बड़ा एरिया, एक्सपेंड करता है, कंसोलिडेट करता है। एक्सपेंशन के साथ साथ ये कंसोलिडेट करता है ताकि बेस हमारा स्ट्रांग रहे। घर तभी मजबूत होता है जब उसका बेस बहुत स्ट्रांग रहे। ये नींव रख के जाता है ताकि इसके बाद आने वाले जो रूलर कुछ ना भी करे तो बहुत स्टेबल उनका रूल रह सकता है। हम समझते हैं द ग्रेट बिल्डर ऑफ मुगल डायनेस्टी। ये 1542 में इसकी ये बॉर्न होता है। जब लाहौर गया था वो हुमायूं, तब इसकी ये बॉर्न होता है। जब वो भाग रहा था इस देश इंडिया से, भगाया गया था, शेर शाह सूरी से हार गया था, तब वो देश छोड़ चुका था, तब ये अकबर बर्न होता है। वो 13 ईयर में ही राजा बन चुका था 1556 में। इस ईयर में वो राजा बनता है जब वो 13 साल का ही था। इसके बिहाफ पे बैरम खान, जो उसका बहुत भरोसेमंद जनरल था, मिलिट्री कमांडर था, इसके बिहाफ पे ये रूल करता है बैरम खान, जो इसकी माँ की हेल्प से भी रूल करता है। पर इसको थ्रोन पे बैठने के लिए पहले इसको बहुत चैलेंजेस आते हैं, जैसे कि हेमू वही है, सू डायनेस्टी का एक मिलिट्री कमांडर था, जो वजीर था, जो इसको चैलेंज क्रिएट करता है कि मैं थ्रोन पे बैठने का हक रखता हूँ, ना कि अकबर। इसको ही बैरम खान कैसे हराता है बैटल ऑफ पानीपत 2 में। बैटल ऑफ पानीपत 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, बैटल ऑफ पानीपत 2 कम इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि वो कंसोलिडेट करता है, वो इस्टेब्लिश करता है मुगल एम्पायर। ये जस्ट उस समय उतने पीरियड में 30 ईयर्स हो गए थे मुगल को आए हुए। वो समझ चुके थे कि हमको सिर्फ राजा को मारना है। इंडिया में राजा भगवान का ओहदा रखता है, भगवान के बराबर रखता है। हमें सिर्फ राजा को हराना है, ना कि प्रजा को। हम सिर्फ राजा को जहाँ ख़त्म करेंगे, राजा को जहाँ मारेंगे, हम इस देश में इस्टेब्लिश कर पाएंगे अपना रूल, और प्रजा से बिना ज़्यादा लड़ाई किए हुई हम अपना थ्रोन पे बैठ सकते हैं ईजिली। बैरम खान ये स्ट्रेटजी अपनाता है बैटल ऑफ पानीपत 2 में। पहले उस समय हाथी पे राजा बैठ के आते थे, राजा महाराजा। बैरम खान अपनी तीर से उसकी आंख में मारता है और वो गिर जाता है। बैटल बहुत शॉर्ट पीरियड में ही ख़त्म हो जाता है, बैटल ऑफ पानीपत 2। उसके बाद अकबर बन जाता है मुगल एम्परर। उसके बाद बहुत छोटा रहता है, 1556 में 13 ईयर रहता है। 18 साल का जब होता है तब ये एक्सपेंशन अपना स्टार्ट करता है। वो हराता है मालवा को, चित्तौड़ को, बंगाल को, गुजरात में भी कन्क्वेस्ट करता है। मैंने जैसा मैप में दिखाया था आपको, ये सब एरिया बहुत डेंजरस था। इसको कंसोलिडेट करता है, इसको इसलिए कंसोलिडेट करता है ताकि इकोनॉमिकल गेन के लिए बहुत फ्रूटफुल था। यहाँ पे ट्रेड होता था, भरूच यहाँ पे पोर्ट है, वो रहता है, सूरत यहाँ पोर्ट रहता है, वो रहता है, क्योंकि पुर्तगीज आ चुके थे उस समय। उसको इंपॉर्टेंस बनाने के लिए ये एरिया कैप्चर करना जरूरी था ताकि इकोनॉमी उनकी बूस्ट हो सके। अब हम नेक्स्ट समझेंगे बैटल ऑफ हल्दी घाटी, ये मैं बता चुका हूँ। फिर नॉर्थ एक्सपीडिशन करता है 1580s में, मैं अभी बताऊँगा। फिर साउथ एक्सपीडिशन भी करता है, साउथ में भी जाता है 1602 तक। 1605 तक उसका टेन्योर था अकबर का। 1602 में जाता है साउथ जीतने के लिए, लेकिन वहाँ पे हो जाता है कि उसका जो बेटा था जहांगीर रिवॉल्ट कर देता है, फिर उसको वापस आना पड़ता है।
अपने थ्रोन पे, ताकि हम एरिया कंट्रोल कर पाएँ, अच्छे से कंसोलिडेट कर पाएँ। ये हमेशा इस्लामिक रूलर में प्रॉब्लम रही है, जो उनके बेटे थे हमेशा रिवॉल्ट करना स्टार्ट करते थे। बाबर को भी प्रॉब्लम हुई थी, हुमायूं को भी प्रॉब्लम हुई थी, इसीलिए वो हुमायूं हारना पड़ा, इस देश को छोड़ के जाना पड़ा, ताकि उसके जो ब्रदर थे कामरान, हिंडल, वो सब उसको सपोर्ट नहीं किए थे। इसका ये वजह था। उसके चैलेंजेस अब नेक्स्ट क्या आते हैं। 1560 से अब अकबर बड़ा हो गया, अब समझदार हो गया, अब कंसोलिडेट करना स्टार्ट कर दिया, एरिया को जीतने लगा, तो उसको चैलेंज आने लगे। रिबेलियन उसको बहुत परेशान किए। उधम सिंह, उसकी फॉस्टर मदर का बेटा अधम सिंह जो था, वो वजीर बनना चाहता था। वजीर बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है, अकबर लेकिन नहीं चाहता था, फिर इसको हराया। उज्बेक वही है जो जहाँ से मुगल आए हैं। उज्बेक चाहते थे कि हुमायूं मरने के बाद अकबर हमारे साथ उज्बेक चले, वो गया नहीं, वो इंडिया में बैठ के रूल किया, इन्हें फिर हराया। फिर रिलीजन एंड कल्चरल डाइवर्सिटी का इशू आया। इंडिया में ऑल द मुस्लिम रूलर थे, माइनॉरिटी होते हुए भी दे आर द रूलर्स, इसको अकबर बहुत भली बात ही समझता था। इसीलिए वो सेकुलर कैरेक्टर अपनाया। वो सेकुलर ऑल्दो था भी, कोई भी रिलीजन किसी पे थोपा नहीं, सबको फ्रीडम दिया, इबादत खाना बनाया, हर रिलीजन को इक्वली रेस्पेक्ट किया, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्सिटी को दूर किया। जो भी मेरिटोक्रेटिक सोसाइटी थी, उनमें जो भी एबल था उनको वो पोजीशन दिया। जैसे कि उस समय प्रॉब्लम हो रहे थे राजपूत को उसने वो रेस्पेक्ट दी जिसके वो कैपेबल थे। उसने मैरिज अलायंस भी किया, अपना एक्सपेंशन भी किया, एक्सटर्नल थ्रेट भी कंट्रोल किया। मैंने बताया गुजरात और बंगाल एरिया, उसने वो कंसोलिडेट करके वो थ्रेट जो था वो रिड्यूस कर दिया अपना बेस बना के। इकोनॉमिक स्ट्रेन जो था उसको पोर्ट डेवलप करके, पुर्तगीज से हेल्प लेके अपना एक्सपेंशन बढ़ाया, अपना इकोनॉमिक दूर किया जो चैलेंजेस थे। कल्चरल एंड इंटेलेक्चुअल अपोजिशन, जब उस समय इबादत खाना वो इम्प्लीमेंट किया था तो वेरियस धर्म के लोग उस फोर्ट पे आते थे और डिस्कशन और डिबेट करते थे, क्योंकि अकबर वो जानना चाहता था कि रियल गॉड मतलब होता क्या है। ऑल्दो जब ये बनाया तो वेरियस जो सूफीज थे, जो सेंट थे, उसके इस्लामिक धर्म में बहुत अपोज किए, क्योंकि ये इस्लामिक कैरेक्टर अपना नहीं रहा था। चैलेंजेस ऑफ एक्सपेंशन जब कर रहा था, वेरियस डायनेस्टीज के, वेरियस रूलर के उसको अपोज कर रहे थे। हम समझेंगे ये कैसे उस चैलेंजेस को ओवरकम करता है और ग्रेट का टाइटल अपने नाम करता है। सोशली हमने 3 भाग में बांटा है, सोशली, पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली। सोशली में टॉलरेंस एंड कॉन्सिलिएशन, इसमें इस हर रिलीजन के लिए इक्वली रेस्पेक्ट देता है। एक रिलीजन भी मानता है दिन्ने इलाही इन द सेंस पीस फॉर ऑल। ये धर्म के ऊपर अपने आप को इस रिलीजन को रखता है जिसने इसमें इन्वेंट किया था। ये किसी को फोर्स नहीं करता है ये धर्म अपनाने के लिए, ये बस लाता है समाज को दिखाने के लिए कि यही हमारी सोसाइटी है, यही हमारा मोटो है सोसाइटी में लाना। और एक कल्चरल पैट्रोनेज देता है हर धर्म को, सबको इक्वली रेस्पेक्ट देता है। पॉलिटिकली मिलिट्री कैंपेन करता है, जैसा मैंने बताया, मालवा जीता, चित्तौड़ जीता, गुजरात जीता, वेस्ट बंगाल जीता। अब ये साउथ एक्सपेंशन भी करता है, लेकिन उसको वापस आना पड़ता है, जो कि इसकी प्रॉब्लम थी, इंटरनल रिवॉल्ट्स हो गए थे। मेरिटोक्रेटिक सोसाइटी बनाता है, फ्लेक्सिबल लीडरशिप रहती है, सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव रहता है, डिप्लोमेटिक वे से जो मैरिज अलायंस करता है उससे एक्सपेंशन करता है और रिलेशन को इम्प्रूव करता है। राजपूत डायनेस्टीज में मैरिज अलायंस इंक्रीज करता है। इसने 3 शादियाँ किया ताकि इसका एम्पायर स्ट्रांग रहे, स्टेबल रहे। जो राजपूत से खतरा था उसको मैरिज अलायंस से इसने दूर किया। इकोनॉमिकली इन द सेंस ये बहुत लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बेनिफिशियल हुआ जो ये पॉलिसीज लाया, जो कि दहसला है और मनसबदारी है। दहसला टोडरमल है, जो उस समय अकबर के 9 रत्न थे टोडरमल, उनमें से एक था। दहसला वो सिस्टम है, बेसिकली ये लैंड असेसमेंट है 10 ईयर्स के लिए। अकबर समझता था कि प्रीवियस रूलर ने बहुत सारे हैवी टैक्सेस लेके 50% अलाउद्दीन खिलजी ने टैक्स लगाया। दहसला सिस्टम है कि हम जितने भी इंडिया में लैंड है उसका असेसमेंट कराएंगे, उसको कैटेगराइज करेंगे, कौन सा फर्टाइल है, कौन सा इनफर्टाइल है, कौन सा बंजर है, उस कैटेगरी में डालेंगे। तो 10 ईयर असेसमेंट करा के 1/3 उस पर टैक्स लगाएंगे। ये 10 साल का रिकॉर्ड निकाल के उसका एवरेज लेके 1/3 निकालेंगे। इन द सेंस ये फर्टाइल एरिया है, सपोज इस पर 100 kg राइस हो रहा है तो इसका असेसमेंट 100 आया तो 1/3 टैक्स लगेगा। ये अनफर्टाइल एरिया है, यहाँ पर 10 kg आया 10 ईयर का तो इसका 1/3 टैक्स लेगा। ये थी दहसला सिस्टम जो कि टोडरमल लेके आया। ये बहुत फ्रूटफुल रही, इससे
इकोनॉमी उसकी बूस्ट हुई और लोगों में इसका रेस्पेक्ट बढ़ा। ऐसे ही मनसबदारी सिस्टम लेके आया। मनसबदारी सिस्टम ये भी बहुत रिमार्केबल स्टेप था इसका। मनसबदारी सिस्टम ये है, एक कैटेगराइज किया, ये जाट्स है, ये सवार है। बेसिकली ये जाट्स रैंक हैं। ये मुगल डायनेस्टी जो किंग था वो असाइन करता था वेरियस रूलर को। इसी को राजपूत को देके बहुत खुश किया, उनका भरोसा जीता कि मैं केवल हूँ, मैं सेकुलर हूँ, ना कि इस्लामिक हूँ, और हर धर्म को इक्वल समझा। जाट्स बेसिकली 10 to 5,000 थे उस टाइम। लेटर इंक्रीज भी हुआ औरंगजेब के टाइम। 10 to 5,000 इन द सेंस ये रैंक है। जितना रैंक मिलेगा आपको उतना सवार मेंटेन करना पड़ेगा, उतना ही घोड़ा मेंटेन करना पड़ेगा। सपोज आपका रैंक 500 है तो 100 आपको सवार मेंटेन करना पड़ेगा और 100 घोड़े मेंटेन करने पड़ेंगे। मनसबदारी उसको लैंड अलॉट होता था जो सूबा का हेड होता था। लैंड से जितना प्रॉफिट आएगा वो टैक्स देने के बाद जितना पैसा बचेगा वो रेवेन्यू में जमा कर देता था। ये है दासला और मनसबदारी सिस्टम। ट्रेड एंड कॉमर्स इसी से बूस्ट हुआ। इकोनॉमिक पॉलिसी, इसीलिए अकबर का पीरियड बोला जाता है कि बहुत स्टेबल हुआ, इकोनॉमिकली बहुत प्रॉस्पर हुआ अकबर में। उस समय इन्फ्लेशन भी कंट्रोल किया गया, इसीलिए सब खुश हुए। अब समझेंगे व्हाट अ किंग रिक्वायर्स एक्सपेंड एंड कंसोलिडेट इट्स एम्पायर। किंग को क्या क्या जरूरत पड़ता है अपना एरिया बढ़ाने के लिए और अपना कंसोलिडेट करने के लिए। हम जैसे कि पढ़ते हैं, हमको पढ़ने से ज़्यादा पढ़ने से याद रखना पड़ता है। तो वही एग्जाम्पल है, एक्सपेंड भी किया और उसको मेंटेन भी किया। उतना जितना टेरिटरी जीता उसको कंसोलिडेट किया जब तक वो जिंदा रहा। लेटर पीरियड में भी बहुत फ्रूटफुल हुआ। जैसे कि इंपॉर्टेंट रूलर था बैरम खान। ऑल्दो 1556 के बाद, बैटल ऑफ पानीपत 2 के बाद बैरम खान खुद राजा बनने का चाह रखने लगा। तो उसको अकबर को पता चला, इसकी पोजीशन बढ़ने लगी क्योंकि वो अंडर एज था। तो बैरम खान को वो बोल दिया कि आप चले जाइए सऊदी अरेबिया, मक्का मदीना घूमिए, यहाँ पे मैं देख लूँगा। जब बैरम खान को बुरा लगा और ये जाने लगा छोड़ के। ऑल्दो ज़्यादा टाइम इसकी डेथ हो गई, पर अकबर ने इसके बेटे और वाइफ की, इसकी जो वाइफ थी उससे शादी की और इसके बेटे को पाला। ऑल्दो इसका बेटा उसको धोखा देता है जिसको वो लास्ट में मार देता है। उस नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चाहिए जनरल्स और मिलिट्री कमांडर, जैसे राजा मान सिंह थे, मिर्जा अजीज कोका थे, जो उसके लिए बहुत सारे वॉर किए। बैटल ऑफ हल्दी घाटी 1556 में जो हुआ था 1576 में महाराणा प्रताप से, अकबर के लिए ये सब राजा उसके लड़े। ऑल्दो ये इस्लामिक था रूलर। ऑल्दो इसके लिए राजपूत भी बहुत सेक्रीफाइस किए अपनी। ये क्यों किए? क्योंकि उनका ट्रस्ट जीता इसने अपनी पॉलिसीज से, अपनी सोशल पॉलिसीज से, अपनी कल्चरल पॉलिसीज से, अपनी पॉलिटिकल पॉलिसीज से, उनको रेस्पेक्ट देके। नेक्स्ट चाहिए नवरत्न, जो कि उसको एडवाइस करते थे, डिसीजन देते थे हर मैटर पे, वेदर कोई लॉ लाना हो, कोई रेवेन्यू सिस्टम इंप्रूवमेंट करना हो, उसको एडवाइज़र देने के लिए था। इनिशियल पीरियड के लिए वो बहुत इंप्रेस हुआ वेरियस सूफी सेंट से, पर उसको रियलाइज़ हुआ कि वो अल्लाह का ट्रू मीनिंग खोजने लगा। इसीलिए इबादत खाना 1575 में बनाता है डिस्कशन करने के लिए। वहाँ पे हर रिलीजन के लोग आते हैं, वहाँ पे डिस्कस करते हैं, पर उसको ट्रू मीनिंग नहीं पता चलता है। फिर अपने से ही नया रिलीजन इस्टेब्लिश करता है। फिर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा किया, मनसबदारी जो मैं बताया, सूबास परगनास सरकार में डिवाइड किया, विलेज में डिवाइड किया, उसको एकदम सेंट्रलाइज सिस्टम से रूल किया। अब हम देखेंगे कि अकबर को ग्रेट क्यों बोला जाता है, कि राजा को ग्रेट बनने के लिए वो क्या किया। पहला एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन उसने किया अपना एरिया। सेकुलर कैरेक्टर था, सेकुलर कैरेक्टर एबॉलिश जिजिया किया। जिजिया मैंने बताया था प्रीवियस वीडियोस में, जिजिया वो टैक्स होता है जो प्रोटेक्शन, हिंदू प्रोटेक्शन मुस्लिम रूलर को देते थे। टैक्स 10% लगभग देते थे। पिलग्रिमेज टैक्स हराया। इबादत खाना मैंने अभी डिस्कस किया। दिन इलाही सुल्ले कुल, ये नया रिलीजन था जो अकबर ने बनाया था फॉर पीस। इसका ट्रू मीनिंग होता है टू गेन पीस। नेक्स्ट है विजनरी एंड प्रैग्मेटिक लीडर था, वो समझता था हालात, आगे की सोच रखता था, इसीलिए सबको वो पॉलिसीज ऐसी लाता था। ऑल्दो इनिशियली बाबर और हुमायूं दे आर इस्लामिक रूलर, वो इतने सेकुलर नहीं थे जितना अकबर हुआ, क्योंकि उसने सराउंडिंग ऐसी हुई, ऐसा वो डेवलप हुआ, इस कैपेबल बना, इस सेकुलर कैरेक्टर उसके माइंडसेट में आया। एज ऑफ मैरिज इंक्रीज किया, सती सिस्टम बढ़ाया। अबुल फजल जो अकबरनामा है, ये सब उसके डिटेल अकबर के बारे में बताते हैं। एजुकेशन रिफॉर्म किया, उस समय किस क्लास में क्या क्या पढ़ना चाहिए, ज्योमेट्री इंप्लीमेंट किया, वो बताया, रिफॉर्म्स वेरियस लाया।
एज ऑफ मैरिज फॉर बॉयज़ 16 ईयर्स किया, फॉर गर्ल्स 14 ईयर्स किया, सती सिस्टम को हटाया। इसी के लिए हम एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं अकबर के बारे में। द कॉजेज ऑफ अकबर पॉपुलरिटी वर, अकबर की पॉपुलरिटी का कारण क्या था? सिस्टम, ये मनसबदारी सिस्टम होगा। सेकेंड, रिलीजियस पॉलिसी, लैंड रेवेन्यू सिस्टम, सोशल रिफॉर्म। मैंने बताया था ये चारों ही अकबर ने किया था, जिससे वो बहुत फेमस हुआ। मनसबदारी सिस्टम से उसका इकोनॉमिक बूस्ट हुआ और जो जनरल थे उसको कंसोलिडेट किए और मेंटेन भी किए पोजीशन। रिलीजियस पॉलिसी, सेकुलर कैरेक्टर था। लैंड रेवेन्यू सिस्टम, 10 साल सिस्टम, 10 ईयर असेसमेंट का लैंड था। सोशल रिफॉर्म्स किया, मैंने बताया आपको, वेरियस पिलग्रिमेज टैक्स हटाया, जिजिया टैक्स हटाया, इसीलिए ऑल द ABCD। In the next video, we'll talk about the next ruler, that is Jahangir.